नमस्कार साथियों, आज निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हमको पढ़ना है मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य काल तक का जो भी इतिहास रहा है प्राचीन भारत का, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। उससे अगले हिस्से, अगले पार्ट में मौर्योत्तर काल में भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, किस क्रम में हुआ, उसको जानना जरूरी है। तो उसे आज पढ़ना शुरू करते हैं कि मौर्योत्तर काल की स्थिति क्या रही है। ठीक है, देखते हैं। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, कैसे कैसे है। ठीक है, मौर्योत्तर काल को ये दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। पहला भाग है स्थानीय वंश और अन्य। यानी कि जो भारत के वंश थे और छोटे वंश, बड़े वंश जो भी थे, उनके बारे में पढ़ना है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में। और दूसरा हिस्सा हम बांट करके इसमें पढ़ते हैं विदेशी वंशों के बारे में। ठीक है, और इसको आक्रमण भी कह सकते हैं। यह आपका द्वितीय क्रम है। ठीक, पहले क्रम में आपने जो है मौर्य काल से पहले पढ़ा, ठीक, कि ईरान से आक्रमण शुरू होता है खामनी साम्राज्य का और सिकंदर तक जाता है। ठीक, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश जब तक रहता है कोई समस्या नहीं रहती है, कोई विदेशी आक्रमण नहीं। एक आक्रमण होता भी है सेल्यूकस का, तो वो भी पराजित हो जाता है। लेकिन जब मौर्य शासन का अंत हो गया तो मौर्योत्तर काल में पुनः जब विदेशी वंशों के आक्रमण हुए तो यहाँ पर कुछ सफल शासनों की भी स्थापना हुई। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें जानना है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं स्थानीय वंशों में कौन कौन से प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो शुंग, कण्व और सातवाहन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शुंग, कण्व एवं सातवाहन। ठीक है, ये आदि इसको कर सकते हैं। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लगातार आपके प्रश्न आते हैं, इनको भी जानते हैं। विदेशी वंशों में जाएंगे तो हिंद, यवन। ठीक है, हिंद यवन से लगातार प्रश्न आता है। शक, पहलव और कुषाण। शक, पहलव और कुषाण वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रमुख वंश रहे हैं विदेशियों के, जो मौर्योत्तर काल में रहे हैं, गुप्त काल की स्थापना के पहले। और भारत में के तीन वंश प्रमुख रहे हैं, शुंग, कण्व और सातवाहन। इसके अलावा इक्ष्वाकु आदि वंश भी रहे हैं, उनके बारे में भी जो प्रश्न आता है उसके हिसाब से हम लोग जानकारी लेंगे। फिलहाल तीन इंपॉर्टेंट हैं, शुंग, कण्व और सातवाहन। ठीक है, इनसे जुड़ी बातों में जैसे कोई अभिलेख हैं या तमाम चीज़ें हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि क्या है, कैसे है, तो उसे भी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो अयोध्या का लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का लेख, इधर बीच प्रश्न भी आया हुआ है, अयोध्या का लेख। ठीक है, अयोध्या का लेख। अब बात आती है इसमें किस बात की जानकारी मिलती है, यह प्रश्न बनेगा। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी? 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, किए थे, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर बेसनगर का लेख है, दूसरा आपका बेसनगर का लेख है। यह भी इधर बीच पूछा गया है। ठीक है, बेसनगर का लेख। ठीक, तो बेसनगर का लेख यवन राजदूत हेलियोडोरस, यवन राजदूत हेलियोडोरस, इसके द्वारा लिखाया गया था। ठीक है, तो हेलियोडोरस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इधर बीच पूछा गया है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बात बनता है। ठीक है, नानाघाट अभिलेख, ये भी इधर बीच पूछा हुआ है। नानाघाट अभिलेख, यहां एक स्पेशल प्रश्न पूछेगा आपसे, नानाघाट अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में एक स्पेशल प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? एक रानी नागनिका का जो है चर्चा होती है। नागनिका सातकर्णी प्रथम की रानी थी। ठीक है, नागनिका कौन थी? ये सातकर्णी प्रथम
जो कि आपको सातवाहन वंश में मिलेंगे, उनकी रानी थी, ठीक है, इनकी रानी थी। इन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है, रचाया था, इस बात को पूछता है, ठीक है। और नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख पूछेगा। नासिक अभिलेख से क्या प्रश्न पूछेगा? नासिक अभिलेख से आपका प्रश्न आएगा गौतमी बलश्री द्वारा, ठीक है, गौतमी बलश्री द्वारा, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो है अभिलेख है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से, ये भी इधर बीच पूछा हुआ है, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जूनागढ़ अभिलेख है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि लगभग हर वर्ष आता है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ठीक। ये कहाँ रचा गया, कैसे रचा गया, ठीक, गुजरात में जूनागढ़ है, गुजरात में आपको अभिलेख मिलेगा। शक शासक रुद्रदामन का है, ठीक है, शक शासक रुद्रदामन, ठीक है। शकों के ये जो शक हैं, इनके सबसे प्रसिद्ध राजाओं में रुद्रदामन रहे हैं, ठीक है। सुदर्शन झील के बारे में यहीं पर विशेष जानकारियां मिलती हैं जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख जब हम पढ़ रहे थे तो अभिलेखों में क्या विशेष बातें थी उसके अनुसार हमने पढ़ लिया है। फिलहाल मौर्योत्तर काल से संबंधित कौन से हैं उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक। और इसकी विशेषता थी कि ये चंपू शैली में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये स्पेशल है, संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पुस्तक, दो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी जानना जरूरी है। एक है दिव्यावदान, पुस्तकों में आपको जानना क्या जरूरी है? दिव्यावदान, ये बौद्ध धर्म से या धर्म ग्रंथ है, ठीक है, रिलेटेड है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है दिव्यावदान, ठीक है। इसमें क्या ऐसी जानकारी मिली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है? तो इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिली। क्या? बौद्ध धर्म का संहारक कहा गया है। ये पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विरोधी थे, उसके रूप में यहाँ पर जानकारी मिलती है, दिव्यावदान में जानकारी मिलती है। यह पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पान्हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिंद यवन शासक आपके मिनांडर आए थे और भारत के बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, ठीक है, नागसेन ये बौद्ध भिक्षु थे और, ठीक है, मिनांडर ये आपके हिंद यवन शासक थे, ठीक है। इन दोनों की वार्तालाप यहां पर कलेक्ट की गई है। मिनांडर प्रश्न पूछ रहे थे, नागसेन जवाब दे रहे थे, इससे रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से एक है। तो कम से कम ये दो पुस्तकें आपको जाननी है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन यह फिलहाल आपको जानने का विषय है। तो इन दो बातों को जानिए। यानी मौर्योत्तर काल को हम दो भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, स्थानीय वंशों के आधार पर, विदेशी वंशों के आधार पर, और साथ ही उनके स्रोत भी हमने देख लिया कि इन स्रोतों के आधार पर, ठीक है, जो प्रश्न बनते हैं उसके आधार पर हमने देखा कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, जहाँ से जानकारियाँ हमको मिलती हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हम अलग अलग वंशों को देखते हैं कि किन वंशों से हमारे क्या प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है आप लोगों के लिए कि प्रश्नों के हिसाब से पढ़िए। मैटर बहुत ज़्यादा है, किताबों में बहुत कुछ भरा पड़ा है, ठीक है। बहुत सी वीडियो जैसे पड़े हुए हैं जिनमें आप देखते रहिए, कोई और नहीं है, छोर नहीं है, ठीक है। सामान्य रूप से
प्रश्नों को भी आधार बनाकर पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्रश्न के आधार पर पढ़ेंगे तो बातें भी आपको समझ में आएंगी, याद भी हो जाएंगी और प्रश्नों में गलती भी कम से कम रहेगी। लेकिन इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे तो आप समस्या जानते हैं, लगातार एग्जाम देते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं सुंग वंश। सुंग वंश की क्या स्थिति रही। सुंग वंश, ठीक है, सुंग वंश से हमारे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। पहली बात, संस्थापक पूछा जाएगा, पुष्यमित्र सुंग, ये संस्थापक हैं। ठीक है, ये संस्थापक हैं सुंग वंश के, तो इनके बारे में पूछा जाता है, लगातार आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इनको आप जाने रहिए, पहली चीज। ठीक, अब ये राजा कैसे बने, राजा कैसे बने ये भी पूछा हुआ है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त, बृहद्रथ की हत्या कर। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ था उसकी हत्या करके, ठीक है, सुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, वहां मंत्री थे, हत्या करके स्थापित हो गए, सेनापति मंत्री थे। ठीक, पहली बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि पुष्यमित्र सुंग की क्या विशेषता थी, ये कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग क्या थे, कट्टर ब्राह्मणवादी शासक थे, यानी जो ब्राह्मण धर्म था, ठीक है, बौद्ध धर्म के उदय के पहले उसको मानता था। बौद्ध धर्म की वजह से ब्राह्मण धर्म का जो नुकसान हुआ, ठीक है, कट्टर ब्राह्मणवादी होने की वजह से बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में पुष्यमित्र सुंग को जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने, इनके समय क्या हुआ, दो विशेष बातें रहीं। ठीक है, दो विशेष बातें रहीं ब्राह्मणवादी शासक होने के साथ। दो विशेष बातें क्या रहीं, भागवत धर्म का उदय हुआ। ठीक, ब्राह्मणवादी जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है, तो जाहिर सी बात है संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, यानी कि जो पतन की स्थिति में संस्कृत भाषा चली गई थी, फिर से ये आगे बढ़ने लगी इसी के समय। ठीक है, तो सारी चीजें होती रहीं, सारी चीजें होती रहीं। अब इस दौरान, ठीक है, इस दौरान इनके समय दो प्रसिद्ध विद्वान थे, जो कि लगातार प्रश्न आता है। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान इनके समय कौन कौन थे। ठीक है, तो प्रश्न आपके आएंगे, एक थे मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के काल के थे मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। ठीक, और दूसरे थे पतंजलि, दूसरे प्रसिद्ध महान विद्वान ऋषि, ठीक है, पतंजलि थे, ये इनके पुरोहित थे, पुरोहित थे। ठीक है, तो दोनों लोग आप जानते हैं कि विशेष विद्वानों में इनकी गिनती होती है, मनु और पतंजलि की। ठीक है, योग दर्शन के पतंजलि आप जान रहे हैं पतंजलि के बारे में। ठीक, ये इनके पुरोहित थे। ठीक, अब ये जो मनुस्मृति है, यहां से एक प्रश्न बनेगा, हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत यही है। ठीक है, मनुस्मृति को हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है, ये बात भी आप जाने रहिएगा। ठीक है, और इसी में लिखा हुआ है, यस्य यस्य नारस्य पूज्यते तदैव बस जो है रमनते देवता, यानी कि जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भ्रमण करते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वही वाले मनु हैं, इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब सारी चीजें होती रहीं, सारी चीजें होती रहीं। इसी वंश के शासक के समय 9वें शासक आ गए थे, तो शासक का नाम नहीं पूछता है। ठीक है, इसी वंश के समय, यानी कि वंश से जोड़ करके लिखिए, वंश के समय। ठीक है, इस वंश के समय कोई विदेशी राजदूत आया था, जिसकी चर्चा होती है, अभी चर्चा हुई, हेलियोडोरस। इसी वंश के समय हेलियोडोरस
हेलियोडोरस, ठीक है, ये यूनानी राजदूत हैं, ये यहाँ पर आते हैं, भारत आते हैं। तो पूछता है कि हेलियोडोरस किस वंश के समय भारत आए, तो उत्तर है शुंग वंश के समय भारत आए, ठीक है। उस समय भागभद्र नाम के जो है राजा थे, विदिशा में दरबार इनका लगा हुआ था, भागभद्र नाम के राजा थे, उन्हीं के समय आए थे। तो समय वंश के हिसाब से पूछता है, उतनी बातों को आप जानिए, अतिरिक्त जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये प्रमुख रहा, ठीक है। इसके बाद कर्ण वंश नेक्स्ट है आपका, कर्ण वंश, ठीक है। शुंग वंश के बाद इससे क्या प्रश्न पूछेगा, ठीक है। शुंग वंश में समय भी कभी कभी पूछता रहता है, ठीक है। तो ये तत्काल बाद रहे हैं, ठीक है, ये तत्काल बाद रहे हैं मौर्य वंश के। तो मौर्य वंश के समय के हिसाब से जो है आपका के अनुसार 187 से, ठीक है, 75 ईस्वी पूर्व का समय माना जाता है, ठीक है। इस वंश की जो टाइमिंग मानी जाती है 187 से 75, ठीक है, बीसी माना जाता है, ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब कर्ण वंश में देखते हैं, कर्ण वंश क्या रहा, कर्ण वंश की टाइमिंग क्या रही। ये 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व रहे, छोटा समय था, ठीक है। 75 से 30 ईस्वी पूर्व, ठीक है, बीसी में कर्ण वंश की स्थापना हुई, ठीक। क्रम लगाने में आता है, शुंग वंश के बाद कर्म से देखेंगे तो कर्ण वंश आता है, जिसके संस्थापक वासुदेव थे, ठीक है, वासुदेव थे। इसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे, ठीक है, ये संस्थापक हैं। आज तक इतना ही प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि शुंग वंश के अंतिम शासक को मार करके मंत्री वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। बहुत लंबा समय नहीं, 75 से 30 ईस्वी पूर्व मात्र में ही यह वंश रहा, ठीक है। तो सुशर्मा अंतिम शासक रहे, ठीक। तो ये सब जबरदस्ती की चीजों को ना जानिए, जितना पूछता है 75 से 30 ईस्वी पूर्व, शुंग वंश के पश्चात कर्ण वंश आता है, संस्थापक वासुदेव रहे, इतनी बात को आप जानिए और आगे जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है सातवाहन या शालिवाहन वंश है, ठीक है, जिससे भी लगातार प्रश्न आते हैं। बहुत बड़ा वंश है, लंबे समय तक शासन किया। क्या प्रश्न आते हैं, प्रश्नों के हिसाब से हम देखते हैं क्या है। अगले हैं आपके, ठीक है, आंध्र सातवाहन या शालिवाहन वंश के लोग, ठीक है, आंध्र सातवाहन या शालिवाहन वंश के लोग, ठीक है, राजा आए, ठीक। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इनका प्रमुख क्षेत्र था, तो आंध्र प्रदेश में होने के कारण इनको आंध्र सातवाहन भी कहा गया, ठीक है। संस्थापक सिमुक थे, 30 ईस्वी पूर्व में इन्होंने इस वंश की स्थापना की, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी जो धान्य कटक इनकी थी, जिसको आज अमरावती के नाम से जाना जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, इस बात को आप जान रहे हैं। और तो प्रारंभ में आंध्र प्रदेश में रहे, धान्य कटक राजधानी रही, बाद में प्रतिष्ठानपुर पैठन इनकी राजधानी बन गई, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी आप जानते हैं, बाद की राजधानी प्रतिष्ठानपुर रही। तो ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापक थे, बड़ा राज्य क्षेत्र था, ठीक है। तो उसके अनुसार आप जाने, धान्य कटक अमरावती प्रारंभिक राजधानी, प्रतिष्ठानपुर पैठन महाराष्ट्र। इस राजवंश से कुछ स्पेशल प्रश्न भी आते हैं, फिर राजा लोग आएंगे। क्या 3 महासमुद्रों का अधिपति कहा गया, 3 महासमुद्रों का अधिपति किसे कहा गया, आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं को कहा गया। माताओं के नाम से पहचाना जाने वाला राजवंश कौन सा है, सातवाहन वंश है। लगातार आने वाला प्रश्न है माताओं के नाम से, जैसे यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी श्री जो है सातकर्णी, इस तरीके के नाम थे। तो गौतमी, यज्ञश्री, ये सब माताओं के नाम थे, तो उनके नामों के साथ इनकी पहचान बनी। ये एक स्पेशल विशेषता है सातवाहन वंश की, ठीक है। फिर सर्वाधिक समय तक, यानी भारत में, इंडिया में, ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक 300 वर्ष तक तो इसका उत्थान ही होता रहा। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, निर्बाध रूप से शासन करने वाला वंश आंध्र सातवाहन वंश है। 10वीं बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसको आपको जानना जरूरी है। चातुर्वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के,
ये व्यवस्था जो बौद्ध धर्म के साथ पतन की ओर चली गई थी, इस व्यवस्था को पुनः, ठीक है, जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का श्रेय आंध्र सातवाहन को जाता है। दरअसल यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है कि ब्राह्मण धर्म का पुनर् जो है स्थापन हुआ शुंग वंश में, लेकिन चातुर्वर्ण की जब बात आएगी, जो कि ब्राह्मण धर्म से ही रिलेटेड है, तो चातुर्वर्ण की जब बात आएगी तो सातवाहन वंश आपको चुनना है, ना कि शुंग वंश चुनना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्स्थापित हो गई। और चातुर्वर्ण कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है। तो इनको आगमन निलय या वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया। ठीक है, वेदों को इन्होंने आश्रय दिया, फिर से वेद अपने उत्थान की ओर आए। ठीक, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को जागीर दान देने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। जागीरें ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे, उसी के आधार पर उनका खर्चा आदि चलता था। और लेकिन फिर भी एक लेकिन है, सर्वाधिक जागीरें बौद्ध भिक्षुओं को दी गई हैं। ठीक, शुरुआत ब्राह्मणों के साथ जागीर दान की प्रथा की शुरुआत यही सातवाहन वंश के द्वारा हुई, लेकिन सर्वाधिक जागीरों का दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो लगातार आपके आते हैं। तो जब इन विशेष प्रश्नों को आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। 3 महासमुद्रों का अधिपति, माताओं के नाम से पहचाने गए, सर्वाधिक समय तक शासन किया, चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया, आगमन निलय इनको कहा गया, ब्राह्मणों को जागीर दान देना शुरू किया गया, बौद्धों को सर्वाधिक जागीर दान आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं ने किया। यह जानना बहुत जरूरी है, लगातार आने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। इस वंश के शासकों में प्रमुख कौन कौन लोग हैं? सातकर्णी प्रथम आए, प्रथम योग्य शासक रहे। ठीक है, सातकर्णी प्रथम इसके प्रथम योग्य शासक रहे। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, आप जानते हैं, इसको पार कर विदिशा तक इन्होंने शासन अपना स्थापित किया, यानी विदिशा तक जाकर के, ठीक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश में भी अंदर तक जाकर के इन्होंने शासन तंत्र अपना स्थापित किया। इनकी पत्नी थी नागनिका। ठीक है, तो विदिशा अभिलेख में इनका अभिलेख है। ठीक है, नागनिका से एक स्पेशल क्वेश्चन आता है, जब इनकी सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हुई तो इनके जो पुत्र थे वो अल्पवयस्क थे। तो अल्पवयस्क पुत्र थे, अभी शासन के योग्य नहीं बने थे, तो इनकी माता ने, ठीक है, संरक्षिका के तौर पर शासन किया और भारत की प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। सर्वप्रथम जो आज तक के प्रमाणित अभिलेख मिले हैं उनके अनुसार यदि बात की जाए तो भारत में पहली महिला शासिका के रूप में नागनिका है। लगातार प्रश्न आ रहा है, कई बार गलती हो जाती है, रजिया को बच्चे चुन लेते हैं, रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो रजिया मध्यकाल में आएंगी, उनसे भी पहले प्राचीन काल में ही मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश में नागनिका नामक शासिका का उल्लेख मिलता है, जो संरक्षिका शासिका के रूप में अपने अल्पवयस्क पुत्रों के शासन किया था, यानी कि भारत की पहली महिला शासिका के रूप में नागनिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर बीच पूछा हुआ है, इसको हमेशा आप याद रखे रहिएगा। ठीक, इसके बाद प्रमुख राजाओं में 17वें नंबर पर हाल नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता है। और हाल का जो प्रश्न है यह है कि कभी भी था, गाथा सप्तशती नाम की एक श्रृंगार रस प्रधान पुस्तक इन्होंने लिखा, गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक। तो सीधे राइटर का नाम इस पुस्तक का पूछता है, उसके अनुसार हाल को जानिए। और हाल कौन थे? सातवाहन वंश के 17वें शासक थे। इतनी बात जानिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। ठीक, अगले हैं। ठीक है, इसके बाद प्रमुख शासकों में गौतमी पुत्र सातकर्णी आते हैं, जो कि 23वें शासक हैं। 106 से 130 ईस्वी में इनका शासन रहा और ये सबसे महान शासक हैं इस वंश के, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस बात को याद रखिएगा। महान होने के बड़े कारणों में एक है, शकों को हराया। उस समय तत्कालीन शक राजा नाहपान था, जो कि शकों के छहरात वंश से संबंधित था। यानी कि जब हम शकों को पढ़ेंगे तो शकों के कौन कौन से वंशों ने भारत में शासन तंत्र स्थापित किया उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो नाहपान छहरात वंश का प्रमुख शासक था, उसको इन्होंने हराया और उसके हराने के उपलक्ष्य में वेड़ा कटक की उपाधि धारण की और वेड़ कटक नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में नासिक नाम से जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा
कि नासिक का प्राचीन नाम वेड़कटक नगर है, जिसकी स्थापना गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की थी। ठीक है, शकों को हराने के उपलक्ष्य में किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का जो है नाम आता है, तो ये जीतने की वजह से नहीं, ये हारने की वजह से। रुद्रदामन शक शासक हैं कार्दमक वंश के, यानी कि एक वंश हो गया क्षहरात वंश, दूसरा कार्दमक वंश है, उसके शासक हैं रुद्रदामन। सबसे फेमस शक वंशों की जो है शक वंश के शासक हैं, उनसे 2 बार हारा था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, इसके रूप में प्रसिद्ध है, प्रश्न पूछ सकता है। और अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में यज्ञश्री सातकर्णी का नाम का उल्लेख होता है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 शासकों से प्रश्न आता है सामान्य तौर पे, और नहीं आता है तो जबरन उलझने से कोई फायदा नहीं है। प्रश्न इतने ही आते हैं, ये यदि आप सही करने में सक्षम हैं तो आने वाले और क्वेश्चनों को सही करने में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक, सातकर्णी प्रथम, हाल गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इनको पढ़िए, इधर उधर की बातों को पढ़ने का, 10 पेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इतिहास को इस तरह पढ़िए कि प्रश्न सॉल्व हो, इतिहासकार आपको नहीं बनना है। ठीक है, तो इतिहास के प्रश्नों के आधार पर अगले देखते हैं कि जब यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शक्तिशाली शासक थे, तो इनके बाद शासन तंत्र क्षीण होने लगा, शक्तियां कमजोर होने लगीं, परिणामतः नए नए वंशों का उदय हुआ। इन नए वंशों से हमारे क्या प्रश्न बनते हैं, कौन से नए वंशों का उदय हुआ, वो भी अब वर्तमान में, पहले नहीं पूछा जाता था, वर्तमान में बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो उनको हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नए राजवंशों से। ठीक है, सातवाहन के पश्चात कौन से नए राजवंश उत्पन्न हुए। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। पहला तो सुमेलित करने का प्रश्न आता है कि कौन से कहाँ पर। आभीर वंश महाराष्ट्र में, कुंतल वंश कर्नाटक के मैसूर में, इक्ष्वाक वंश आंध्र प्रदेश, वाकाटक वंश विदर्भ में, पल्लव दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और चेद राजवंश कलिंग में। पहला तो ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि जो आभीर वंश था महाराष्ट्र में, वो नासिक में, इनका केंद्र कहाँ था, नासिक में था। इनको विदेशी माना जाता है, एक स्पेशल बात है, इन्हें विदेशी माना जाता है। ठीक, कुंतल कर्नाटक मैसूर, बस इतना ही आता है। इक्ष्वाक वंश आंध्र प्रदेश में था, नागार्जुन कोंडा इनकी राजधानी थी। और इनका एक स्पेशल प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश, ठीक है, जो अपने बारे में दावा करते हैं कि उनके पूर्वज अयोध्या के थे। अयोध्या उत्तर भारत में स्थित है, तो अयोध्या के पूर्वजों का दावा करते हैं कि हमारे पूर्वज अयोध्या के थे। इक्ष्वाक वंश आंध्र प्रदेश में, जिनकी राजधानी नागार्जुन कोंडा थी। ठीक है, वाकाटक वंश विदर्भ में स्थापित हुआ। इसकी सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक कल्चरल वंश में यही आता है, सबसे सुसंस्कृत वंश यही था। ठीक है, सबसे सुसंस्कृत वंश था। और इसी वंश में, ठीक है, महाकवि कालिदास, जब कालिदास के बारे में पढ़ेंगे तो इसी वंश के एक राजा थे प्रवरसेन द्वितीय, उन्हीं के दरबार में कालिदास जी पहले रहते थे। बाद में वो गुप्त के समय जो है, गुप्त काल में गुप्त राजाओं के शरण में गए। ठीक है, लेकिन पहले यह जानना रहेगा महाकवि कालिदास के बारे में कि प्रवरसेन द्वितीय, जो कि वाकाटक वंश के राजा थे, उनके दरबार में निवास करते थे। ठीक, पल्लव आए, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था इनका। ठीक है, दक्षिणी भारत का पूर्वी क्षेत्र। चेदी राजवंश कलिंग में आया, और इस राजवंश के सबसे प्रमुख राजा खारवेल के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप जान रहे हैं, जैन धर्मावलंबी थे। हाथी गुम्फा अभिलेख इनका लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़े हुए थे। खारवेल का अभिलेख है, तमाम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनको आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, चेदी राजवंश के हैं राजा खारवेल, कलिंग राज खारवेल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्मावलंबी थे। हाथी गुम्फा अभिलेख इन्हीं का है। ठीक है, तो कलिंग इनकी राजधानी थी। ये एक भाग हुआ मौर्योत्तर काल का, जो देशी राजाओं से मुख्य तौर पर संबंधित था। ठीक है, आक्रमणकारी राजाओं से नहीं। इसके बाद शक, पहलव, हिंद यवन, ये विदेशी आक्रमणों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा, ऐसी मुझको उम्मीद है। तो इसको आप दोहराते रहिए, प्रश्नों के अनुसार पढ़ने की आदत डालिए, प्रश्न समझिए कि क्या आते हैं। इतिहास अनंत है, पढ़ते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन प्रश्नों के आधार पर यदि आपकी आदत है तो आप
सही दिशा में सही जगह पर पढ़ेंगे और परिणाम क्या निकलेगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इतिहास और इतिहास के प्रश्नों को सही करना। तो उसी को आधार बनाते हुए ये वीडियो आपका था। मौर्योत्तर काल में क्या विशेषताएं हैं और भारत के कौन कौन से राजवंश थे जो मौर्यों के पश्चात यहाँ पर डेवलप हुए, ठीक है। फिर इसके बाद विदेशियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल आएगा आपका तो गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का अलग से इतिहास पढ़ेंगे। तो एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास यदि आप अध्ययन करते हैं तो चीज़ें दिमाग में भी बैठेंगी, सही भी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ बेहतर लगा होगा, ठीक है। बेहतर लगा हो तो और लोगों को भी इसके बारे में बताइए, फॉरवर्ड करिए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, ठीक। प्रश्नों के अनुसार पढ़ना हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इधर उधर की बातों के लिए बहुत से चैनल आपके बने हुए हैं, ठीक है। उनमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। प्रीलिम्स मेंस हर एक जगहों पर, चाहे वो जुडिशरी का पेपर हो, सिविल का पेपर हो, इसी स्तर के प्रश्न आते हैं, आपको मेंटेन करना रहेगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।